हाय फ्रेंड्स, चलिए अब इतिहास की बात की जाए। अभी तक हम लोगों ने जो 55वीं से 59वीं तक बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके हम लोगों ने बिहार स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों को देखा था। अब इतिहास पे आते हैं। इतिहास में अगर देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले उसी प्रश्न के नेचर को देखा जाए, प्रश्न के स्तर को देखा जाए, फिर उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चलिए, एक प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1757, 1765, 1773 और 1793। हम सभी जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे मतलब कब्जा बनना शुरू हुआ। 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद वैधानिक रूप से मुगल बादशाह से क्लाइव के द्वारा अंग्रेजों के लिए उड़ीसा, बिहार और बंगाल, यानी कि तत्कालीन जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल का जो प्रांत था, उसका पूरा दीवानी प्राप्त हुआ। और 65 से 72 तक ये ऐसा ही चलता रहा, द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। लेकिन आगे 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तर इसका 1773 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1856 में आप जानते हैं डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा था। काफ़ी विस्तार किया भारत में। जो एक्चुअल ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में जिसका निर्माण हुआ, उसमें डलहौजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। डलहौजी की भूमिका बहुत बड़ी रही। और उसके तुरंत बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, जिसके काल में कि 1857 का विप्लव हुआ था। 1858 में फिर एक्ट पारित करके जो गवर्नर जनरल का था वो पद समाप्त करके वायसराय का पद दिया गया और सीधे राजमुकुट में भारत का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मॉडर्न इंडिया से जो प्रश्न पूछा गया, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, वर्तमान गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना हुई थी। चौरी चौरा घटना में जो उग्र आंदोलनकारी थे उन्होंने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने की इस घटना के बाद घोषणा की और असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल करार दिया। वस्तुतः जो महात्मा गांधी का मानना था वो एक अहिंसक आंदोलन के प्रवर्तक थे, अहिंसक आंदोलन चलाना चाहते। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन, एक तो अहिंसा के वो पूरी तरह से पुजारी थे और उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन से अंग्रेज़ों को नहीं भगाया जा सकता, हिंसक आंदोलन समाधान नहीं है। इसलिए हालांकि इस आंदोलन से पीछे हटने का काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू आदि प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक ऐसी जब पूरा देश आज़ादी को प्राप्त करने के कगार पे है, जोश में है, युवाओं का जोश चरम पर है, उस समय इस तरह से वापस लेना, आंदोलन को वापस लेना एक बहुत बड़ी गलती है। तो इस तरह से काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन चूंकि महात्मा गांधी, हम सभी जानते हैं, उनका अहिंसा पे दृढ़ विश्वास था और उन्होंने इस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को वापस लिया, असहयोग आंदोलन को वापस लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत, जो एकदम उग्र साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल वाइसरायों में से था, गवर्नर जनरल वाइसरायों में से सर्वाधिक उग्र जो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता था, उनमें हम उसका नाम ले सकते हैं। तो बंग भंग आंदोलन, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन का बात किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक इसके काफ़ी प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने मजबूती से फैलाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। देखिए ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा मतलब कई सारे बच्चे गलत भी कर सकते हैं और किए भी थे पिछले वर्ष के, अगर परीक्षा की बात की जाए तो। प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यद्यपि 1917 का जो मतलब ये हुआ था, एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, लेकिन भारतीय चूंकि ये पूछ रहे हैं तो ये सरोजनी नायडू होंगी, ठीक है। और इसके बाद एक और महिला, 3 महिला आज़ादी से पहले की हम बात करें तो कुल मिलाकर 3 महिला जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू, इनके बाद नलिनी सेनगुप्ता बनी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इस ऑप्शन है लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। सभी जानते हैं हम स्टुटगार्ट में। चलिए अगले प्रश्न पर की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। और चितरंजन दास इसका सही उत्तर है। चितरंजन दास हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हुए, चर्चित हुए। इन्होंने स्वराज आंदोलन चलाया और स्वराजवादियों द्वारा जो विधानसभा था उसमें प्रवेश कर जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसे आगे बढ़ाया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता से पहले के प्रमुख एक समाजवादी नेता, जिन्होंने कि आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में विशेषकर हम सभी जानते हैं कि बिहार से थे, तो ऐसे भी भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ते में इन्होंने के रूप में इन्होंने आंदोलन को जागृत रखा था भूमिगत रूप से। तो आगे आज़ादी के बाद इमरजेंसी के टाइम में ये एक बार फिर से सक्रिय राजनीति की तरफ लौटते हैं और इन्होंने इंदिरा गांधी के मतलब तानाशाही के विरुद्ध अपना मतलब आंदोलन चलाया, संपूर्ण क्रांति की बात की। और ये लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। लोकमान्य हम सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य तिलक। चलिए अगले मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। सही उत्तर करम शाह होगा। पागल पंथ एक आंदोलन चला था, ये लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में, और ये टीनेंट्स के मतलब जो रैयत थे उनके अधिकारों को लेकर था। जो छोटे छोटे रैयत थे, ये वर्तमान बांग्लादेश के मेमन सिंह जिला के क्षेत्र में यह आंदोलन काफ़ी विस्तृत रहा था। और करम शाह की मृत्यु 1813 में हुई थी। उनके बाद इसके पुत्र थे आपको टीपू शाह, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और हालांकि आगे मतलब अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के प्रयोग से मतलब इस आंदोलन दमनात्मक कार्रवाई की गई और इसे 1833 तक कुचल दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फराजी कौन थे? ऑप्शन है आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। सही उत्तर होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 1818 में ये इनका भी एक मतलब टीनेंट्स की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन था। हालांकि ये मुस्लिम प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देते थे, जहाँ पागलपंथ में भी मुस्लिम प्रैक्टिस हमें दिखता है, लेकिन वहाँ धर्म देखिए, चूँकि जो प्रारंभिक समय था, देखिए धर्म का चूँकि हमारे समाज में या विश्व के किसी भी समाज में जो एक अल्प विकसित समाज होता है या मध्यकालीन समाज था, वहाँ पे धर्म की पहुँच काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे धर्म लोगों को मोबिलाइज करने का एक आसान जरिया होता था, लोगों को संगठित करने का एक आसान। तो इसलिए जितने भी आंदोलन शुरुआती दौर में हमें देखने को मिलते हैं, उन सबों में कहीं ना कहीं जो रिलीजियस एलिमेंट है उसको बाहर नहीं किया जा सकता है, धर्म का कुछ ना कुछ रोल रहा था। तो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए फराजी आंदोलन, पागलपंथ, इस सब में धर्म का रोल। और ये सभी जो थे ये एक तरह से मुस्लिम धर्म गुरु तरह थे, तो इन्होंने मतलब लोगों को मोबिलाइज करने
करने के लिए धर्म का सहारा लिया, मुस्लिम प्रैक्टिस की बात की। और लेकिन ये सभी जो थे एक तरह से कृषक आंदोलन का ही रूप था, रैयतों की सुरक्षा की बात करते थे। ये भी ढाका, फरीदपुर, बड़ीसाल आदि डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान बांग्लादेश में है उसको मतलब उसी क्षेत्र में यह विस्तृत था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी घाट, हालांकि पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी भारत कहना बहुत सही नहीं होगा। ये 1825-26 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में सतारा, वर्तमान महाराष्ट्र का जो आप देख रहे हैं सतारा, ऐसे भी हम जानते हैं कि शिवाजी से संबंधित रहा है, शिवाजी के इससे मराठों से संबंधित रहा है। आगे हम इस पे वृहद चर्चा करेंगे अपने अन्य लेक्चर्स में। यहाँ फिलहाल इस प्रश्न पे 1825-26 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में सतारा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र वर्तमान महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। यह बघेरा विद्रोह 1818 से 20 के आसपास बड़ौदा में हुआ था। वर्तमान गुजरात राज्य में जो बड़ौदा है, आप जान ही रहे हैं, वहाँ पे 1818 से 20 के बीच हुआ था। और अंग्रेजों और गायकवाड़ जो मराठों की एक विंग थी, गायकवाड़ सरदारों की, इसके विरोध में मतलब ये हुआ था बघेरा विद्रोह। विस्तृत चर्चा हम करेंगे सारे विद्रोहों पे, जितने भी विद्रोह हैं उसे हम कंप्लीट अरेंजमेंट के साथ, कंप्लीट एक ट्रिक के साथ कि कैसे मतलब आप तेजी से उसे मेमोराइज कर पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ और अच्छे से मतलब आंसर कर पाएँ। आप देखें अगर इस पेपर में जो 55वीं से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की का पेपर है, इसमें विद्रोह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 क्वेश्चन तो अभी तक देख चुके हैं जो आधुनिक भारत के, आगे भी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? 1835, 1800, कई ऑप्शन हैं इसमें, 1835, 67, 78 और 1908 के। दूसरा ऑप्शन है 1854, 64, 72, 1910 के, 1854, 1872, 1908, 1910 के, 1867, 1908, 1910, 1919। आप इस प्रश्न को डिटेल में देख लेंगे, हालांकि मैं यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ उत्तर के बारे में, क्योंकि सारे ईस्वी को एक करके किस वर्ष कौन सा, मतलब इसका उत्तर जो है ए ऑप्शन, जो मेरे पास प्रश्न है इसमें ए ऑप्शन जो है ये उसका उत्तर होगा। इसमें अगर हम देखें तो 1835 में मेटकॉफ के द्वारा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, जो 1823 के प्रतिबंध थे उसको समाप्त किया गया था भारत में। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकॉफ, उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था, तो इसलिए 1867 भी इंक्लूड हो जाता है। अगला 1878 में हम सभी जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी चर्चित रहा था और काफ़ी विवादास्पद भी रहा था। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया था। 1808 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। एक और आपकी जानकारी, हालांकि आप जो उत्तर होगा उसमें ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1910 है चूंकि प्रश्न में चर्चे, तो 1910 में भी एक एक्ट पारित हुआ था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो इस प्रकार हम जो भी भारत में समाचार पत्र और मीडिया के विकास का है, आधुनिक भारत में अंग्रेजों का प्रेस का विकास कैसे, समाचार पत्र, उस पर पूरी एक डिटेल्ड मतलब स्टडी करेंगे और उसे अच्छे से तैयार करने की कोशिश करेंगे, ताकि मतलब किसी भी तरह की आपको कोई समस्या ना हो एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी, देखिए 19वीं सदी के अंतिम से ही कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में, सभी जानते हैं सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी ये आप 19वीं शताब्दी के आखिर 1890 के बाद से ही दिखने लगता है। 1895, 1899, 1900 तक आते आते यह काफ़ी उभार हो जाता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो कह रहा है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये आंसर इसका डी होगा। ये सभी कारण थे
जो प्रारंभिक कांग्रेस आंदोलन थे, जो उदारवादियों का आंदोलन कहा जाता है, जिसे उदारवादी चरण कह सकते हैं आप, कांग्रेस की स्थापना से लेकर मूलतः 1905 1885 से 1905 जो 2 दशक का काल रहा था, उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। इसमें कांग्रेस आंदोलन की रणनीति जो थी प्रार्थना, ज्ञापन, संवैधानिक तरीके से वो अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, ये था। तो इस चीज को लेकर जो उग्रवादी बाद के जो नेतृत्व हुए, जिसमें लाल बाल पाल की काफी, विशेषकर बाल गंगाधर तिलक की काफी भूमिका रहती है, उन्होंने मतलब काफी विरोध किया, काफी तीक्ष्ण आलोचना की है इस तरह जो भी नेतृत्व, जो उग्रवादी नेतृत्व था कांग्रेस का, उन्होंने काफी इसका विरोध किया है। दूसरा ऑप्शन कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्यों पर, ये चूंकि जो उदारवादी थे वो संवैधानिक बदलाव की बात करते थे, जबकि उग्रवादी थे वो स्वशासन की बात करते थे, तो विरोध का एक महत्वपूर्ण था मुद्दा ये है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, जहां उदारवादी चरण केवल उच्च मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों से संबंधित था, वहां उग्रवादी चरण में यह मतलब आम लोगों तक अपना, हालांकि पूरी तरह से आम लोगों का आंदोलन करना उग्रवादी चरण को भी वाजिब नहीं लगता, ये गांधी के युग में ही आके मतलब आम जनों का आंदोलन बना राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन फिर भी आम जनों का पेनिट्रेशन जो था आंदोलन का वो बढ़ा, लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ी। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी जो है इसके आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 1894 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, ए.ओ. ह्यूम, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। सही उत्तर होगा अरविंद घोष। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। इन्होंने अपने इस लेख में कहा है एक जगह कि हमारा असली शत्रु विदेशी नहीं, केवल विदेशी नहीं बल्कि हमारे स्वयं अंदर है। इन्होंने उस डर की भावना, उदारवादी चरण जो है ये भी एक उग्रवादी नेता थे, हालांकि बाद में आध्यात्म के तरफ लौट गए और मतलब जो सक्रिय राजनीति है उससे मतलब संन्यास ले लिया। और इन्होंने मतलब लेकिन जब तक रहे ये उग्रवादी नेता रहे और कांग्रेस के उदारवादी चरण और उदारवादी नेतृत्व और उसकी प्रक्रियाओं पर हमेशा तीक्ष्ण आलोचना की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा, नेहरू रिपोर्ट किसकी, फिल इन द ब्लैंक्स है, किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, 2 फिल इन द उत्तर हैं आपके ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, हम सभी जानते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत सचिव बर्कनहेड जो थे उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि यदि सभी भारतीय दल किसी एक संवैधानिक मसौदे पर मतलब अपनी सहमति जता पाते हैं तो वो भारत के लिए एक संविधान सभा या मतलब स्वशासन की बात व्यवस्था करेंगे, डोमिनियन स्टेटस। जो मूलतः था नेहरू रिपोर्ट, यह डोमिनियन स्टेटस पर केंद्रित था। हालांकि इसमें और भी कई मांगे थे, मुस्लिम लीग से भी संबंधित उनकी मांगों को का भी ध्यान रखा गया था। तथापि इसमें मुस्लिम लीग के विरोध के कारण कलकत्ता में जो बैठक हुई थी वो सफल नहीं हो पाई और यह रिपोर्ट असफल रहा। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? कैथरीन मेयो और ऑप्शंस हैं आपके, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक तो थे लेकिन पूरी तरह से केवल समर्थक का ना, क्योंकि इसमें से कुछ ऑथर भी थे जिन्होंने निष्पक्ष टिप्पणियां लिखी और कुछ हालांकि गांधी जी के दोस्त भी थे। चार्ल्स एंड्रूज जो थे हम सभी जानते हैं गांधी जी के घनिष्ठ मित्र थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। कैथरीन मेयो अमेरिकी शोधकर्ता थी और ऑथर थी। उन्होंने मदर इंडिया नामक बुक लिखी जिसमें भारत में महिलाओं की स्थिति पर वृहद चिंतनीय स्थिति पर वृहद चर्चा की गई है। विलियम डिग्बी जो थे ये ब्रिटिश ऑथर और मतलब लेखक और जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे
और एल्डस हक्सले जो थे ये भी अंग्रेज लेखक चिंतक थे। तो इस प्रकार और इन सभी ने ब्रिटिश राज के दौरान भारत की स्थिति पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह रचना किसकी है, मतलब किस निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। अगर हम सभी जानते हैं, आप में से सबों ने रंग दे बसंती फिल्म देखी होगी, उसमें भी ये गाना दोहराया जाता है बार बार। अतुल कुलकर्णी जिन्होंने कि बिस्मिल का कैरेक्टर प्ले किया है इसमें, एक जो फिल्म बनाने आती हैं, तो ये बिस्मिल इसका सही उत्तर होगा। और राजगुरु जो और भगत सिंह जो थे, इनको तो फांसी मिली थी, मतलब एक साथ सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। और आज़ाद जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके वो भी भारत के सर्वप्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनकारियों में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1931 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? आपके ऑप्शंस थे इस प्रश्न के लिए, आपके ऑप्शंस थे मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। और इसका सही उत्तर होगा मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी जो थे एक प्रसिद्ध उर्दू पोएट थे। इन्होंने, हालांकि इनका वास्तविक नाम जो था सैयद फजल उल हसन था और हशरत इनका पेन नेम था। ठीक है, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और वो काफ़ी मतलब देशभक्तिपूर्ण, मतलब अच्छे उर्दू कवि में इनकी गिनती होती है। ये आज़ादी के बाद तक जीवित रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शंस थे इसके 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925, 1919। और सही उत्तर होगा 1925 और 1925। 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित हुआ नागपुर में। और भारतीय, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पहले हुई, बट वैधानिक रूप से भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। अगर इसके अंग्रेजी वर्जन को देख लिया जाए, इन द fill in the blanks है, the rights of the tenants on the land in Bengal and Bihar were given the Bengal tenancy by the Bengal Tenancy Act। ठीक है, तो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ है। एक्चुअली जो रैयत थे, किसान थे, उनमें काफ़ी असंतोष उपजा था। उस असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि ये असंतोष भारत में जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता थी उसके लिए एक खतरा बन सकता था, एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता था, तो उसको देखते हुए, ये बढ़ते असंतोष को देखते हुए जमींदारों और रैयतों के अधिकारों को सुपरिभाषित करने के लिए 1885 में, मतलब आपको ये बंगाल और बिहार की भूमि पर बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम सभी जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन सही उत्तर होगा। 1930 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल एक गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और महात्मा गांधी उसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए लंदन गए थे। एक और इससे संबंधित प्रश्न यह भी बनता है सर, हालांकि हम इन सबों पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक, एक एक फैक्ट जो है आपको समझिए रटा दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। बस आप हमें फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें, और अच्छे से अगर आप वीडियो को देखते हैं 2-4 बार तो समझिए प्रीलिम्स में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट में, इतिहास हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, बिहार स्पेशल हो,
या फिर आपको इकोनॉमिक्स हो, कहीं पे भी मैथ्स के कुछ प्रश्न बचते हैं, जो 10 प्रश्न मैथ्स के हैं, तो उसके लिए एक विशेष बात ये हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करें, अगर आप मानविकी यानी कि सोशल साइंस के पृष्ठभूमि से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है आपके लिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी स्तरीय होते हैं। 12वीं कक्षा के स्तर के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें से 1-2 प्रश्न आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना कोई मेहनत, 2-3। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप लगा देते हैं कोई भी ऑप्शन, तो 1-2 ऐसे भी चाहिए, तो 10 में 5 की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आप वैसे भी, लेकिन आप मान के चलिए, अगर आप मानविकी के हैं और गणित पे अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए 140 क्वेश्चन ही है। अगर 5 आ जाता है उधर से तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन फिर भी आपको मान के चलना चाहिए 140 है, और 140 में ही आप अपने अनुसार कट ऑफ, जो कि बहुत अनसर्टन होना है इस दफ़ा, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है अभी। 110, 120, 115 कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए तैयारी पूरी करिए। कोई भी गणित पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने से बेहतर होगा कि आप अन्य जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे एक बात और, गुरमेज सम्मेलन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो एकमात्र नेता थे, एक प्रसिद्ध नेता थे, भारतीय नेता थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश, बहुत कम जमींदार और जो मतलब रजवाड़े थे, जिन्होंने 1857 में आंदोलन का विरोध किया, मतलब अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था। इसे जो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वो बहुत, उनकी संख्या बहुत कम थी। अधिकांश जमींदार रजवाड़े, क्योंकि उनके हित अंग्रेजों के साथ थे, मिलते थे, अंग्रेजों द्वारा उनके हितों की रक्षा की जाती थी, अंग्रेजों के लिए भी वो एक ढाल का काम करते थे। इसलिए अधिकांश जो थे वो अंग्रेजों के समर्थन में थे और आंदोलन के विरोध में थे। इसमें तो सही विकल्प यही होगा। अगला विकल्प है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अगला है जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और अंतिम ऑप्शन है अंग्रेजों का विरोध किया। तो सही उत्तर पहला ही होगा, पैसों और आदमियों दोनों से मदद की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। सही उत्तर होगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस की रचना जो है वो काफ़ी मर्मस्मक जो है, काफ़ी मतलब टचिंग है आपको, जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई है। तो चलिए, इस प्रकार हमने मतलब 55वीं से 59वीं में जो मॉडर्न के प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने पूरी तरह से एक प्रकार से देख लिया। एक प्रश्न और बचता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। हम सभी जानते हैं कि ये 1930 के दशक में उन्होंने 1935-36 के आसपास उन्होंने जो है एक अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो चलिए, ये सही, इस प्रकार हम लोगों ने पूरे मॉडर्न इंडिया से, जो आधुनिक भारत से संबंधित जो प्रश्न थे 55वीं से 59वीं परीक्षा में, उसका एक विस्तृत विश्लेषण हम लोगों ने किया। पूरे मॉडर्न इंडिया पे हम जो है एक विस्तृत चर्चा करेंगे, एक जो कंप्लीट पैकेज है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आपको हार्डली 12 से 15 घंटों के लेक्चर में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं एकदम। इस तरह का कि अब देखिए, आयोग द्वारा क्या प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में दावा करना, अगर कोई कहता है कि उन्हीं के, बहुत सारे प्रश्न तो सामान्य रहते हैं जो हर जगह से मिलेगा, पर हम एकदम साइंटिफिक अप्रोच से चलेंगे, इस तरह से कि बस आप धागे को एक तरफ से खींचो, पूरा मतलब समझो कि पूरा का पूरा बंधन खुल जाए, इस तरह का।
तो एकदम साइंटिफिक अप्रोच। आप हमारे साथ बनी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, बूस्टअप मिलता है कि हम आगे और अच्छा करें। आपके कमेंट्स हमें मतलब अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।